हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस का। तो आपके इस सब्जेक्ट के चैप्टर 2, 3 और 4 को काफ़ी अच्छे से एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, आपको चैप्टर 2, 3 और 4 इन सभी चैप्टर्स में आपको इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। कई सारी बातें पढ़नी है आपको। इस इकोसिस्टम क्या है, पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र के क्या प्रकार हैं, पिरामिड क्या होता है, पारितंत्र, तो जितनी भी बातें हैं उन सभी को हम कवर कर लेंगे। सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। फ्रेंड्स, पारितंत्र का अर्थ होता है एक ऐसा तंत्र जिसमें पर्यावरण के जैविक व अजैविक तत्व अंतर संबंधित होते हैं। जैविक तत्वों का मतलब होता है कि पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य या पक्षी या जितने भी जानवर वगैरह, जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब के सब जैविक तत्व में आते हैं। और अजैविक तत्व का मतलब है कि पृथ्वी पर जो निर्जीव तत्व हैं, जैसे कि नदियाँ, पहाड़, मिट्टी, जलवायु, ये इत्यादि अजैविक तत्व हैं। तो पारितंत्र या इकोसिस्टम का मतलब यही होता है कि जो पर्यावरण के जैविक और अजैविक तत्व होते हैं उनके बीच अंतर संबंध। फ्रेंड्स, जब एक जैविक तत्व अपने अजैविक तत्वों के साथ संबंध स्थापित कर लेता है तो उसी को हम इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम जैविक तत्व के रूप में किसी भी जानवर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया खरगोश का एग्जाम्पल। तो खरगोश का संबंध कई अजैविक तत्वों के साथ है, जैसे कि मिट्टी से भी है उसका संबंध क्योंकि वो ज़मीन में रहता है, हवा से भी उसका संबंध है, पेड़ पौधों के साथ भी उसका संबंध है, आसपास में जो पानी का स्रोत होगा उसके साथ भी उसका संबंध होगा। इसके साथ ही अपनी जलवायु के साथ भी उसका संबंध स्थापित होगा। तो इसी को हम पारितंत्र कहते हैं। अलग अलग जगह का पारितंत्र अलग अलग होता है। एक मछली का पारितंत्र एक खरगोश के पारितंत्र से अलग होगा। मछली का पारितंत्र महासागर में होगा, समुद्र में होगा, तालाब में होगा, और खरगोश का पारितंत्र जमीन पर होगा। फ्रेंड्स, पारितंत्र को यानी कि इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पारितंत्र की संरचना की, यानी कि पारितंत्र का निर्माण किन चीज़ों से हुआ है। फ्रेंड्स, पारितंत्र का निर्माण दो घटकों से हुआ है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक का मतलब होता है जीवित प्राणी, इसमें सभी शामिल हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं वो सब के सब जैविक घटक में आते हैं। और अजैविक घटक में निर्जीव तत्व आते हैं, जैसे कि नदियाँ, पहाड़, जमीन इत्यादि। फ्रेंड्स, जैविक घटक में एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है, जिस कारण से जैविक घटक को कई भागों में बांट दिया गया है। जैविक घटकों को तीन वर्गों में बांटा गया है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अपघटक को मृतजीवी भी कहा जाता है। उत्पादक ऐसे जैविक घटक होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पौधे, शैवाल। ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा सौर ऊर्जा का प्रयोग करके खुद ही बनाते हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता उत्पादकों के ऊपर निर्भर होते हैं, और उपभोक्ता को भी तीन वर्गों में बांटा जाता है: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। फ्रेंड्स, प्राथमिक उपभोक्ता पूरी तरह उत्पादकों के ऊपर निर्भर होते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, खरगोश। ये पौधों वगैरह के ऊपर निर्भर होते हैं और इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि भेड़िया, लोमड़ी। ये बकरी, खरगोश इनको खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक इन दोनों ही उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि शेर। शेर बकरी को भी खाता है, भेड़ियों को भी खाता है। और पानी में शार्क, शार्क अन्य मछलियों को भी खाती है। तीसरा जैविक घटक है अपघटक। अपघटक को मृत जीवी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई पौधा या कोई जानवर मर जाता है तो वो गलने सड़ने लगता है। उसका कारण ये होता है कि उसके ऊपर कई कवक व छोटे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं जो उसे खाते रहते हैं, जिसके कारण उसकी बॉडी गलने लगती है। और ये अपघटक किसी पौधे और मृत और ये अपघटक किसी मरे हुए पौधे या किसी मरे हुए जानवर या जीव से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैविक घटकों में मनुष्य भी शामिल है, क्योंकि मनुष्य भी एक जीवित प्राणी है जो कि जैविक घटक में आता है। अब हम बात करते हैं अजैविक घटकों की, जैसे कि तापमान, प्रकाश ऊर्जा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रासायनिक व अन्य भौतिक क्रियाएं। ये अजैविक घटक होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पारितंत्र के प्रकारों की, यानी कि इकोसिस्टम के फंक्शंस की। तो पारितंत्र के कई तरह के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एनर्जी का फ्लो करना, फूड चैन, फूड वेब इत्यादि ये प्रकार होते हैं। इसका पहला प्रकार है ऊर्जा का प्रवाह। फ्रेंड्स, ऊर्जा प्रवाह का मतलब होता है कि पारितंत्र में एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह यानी कि एनर्जी फ्लो 10% के सिद्धांत पर होता है। मतलब ये कि अगर कोई भी प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक को खाता है तो उसे उत्पादक की कुल एनर्जी का, कुल ऊर्जा का 10% ही मिलेगा। इसी प्रकार अगर कोई द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक को खाता है तो उसे प्राथमिक उपभोक्ता की कुल एनर्जी का 10% ही मिलेगा, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। और तृतीयक उपभोक्ता अगर द्वितीयक को खाता है तो उसे भी द्वितीयक का 10% ही एनर्जी मिलती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अगर कोई पौधा 1000 कैलोरी बनाता है, मतलब अगर किसी पौधे ने खुद स्वयं सूरज की रोशनी में, सनलाइट में 1000 कैलोरी का निर्माण किया है, और अगर कोई बकरी इस पौधे को खा लेती है जिसमें 1000 कैलोरी हैं, तो उस बकरी को पौधे का 10% ही मिलेगा। तो पौधे के पास कितनी कैलोरी थी? 1000, तो इसका 10% होगा 100, मतलब बकरी को 100 कैलोरीज ही मिलेंगी। इसी प्रकार अगर कोई बकरी को खाता है तो उसे बकरी की कुल ऊर्जा का 10% ही मिलेगा। अगर बकरी के पास 100 कैलोरी है तो भेड़िए को मिलेगी 10 कैलोरी। और अगर कोई भेड़िए को खा लेता है, जैसे कि शेर अगर भेड़ियों को खा लेता है, तो शेर को भेड़िए की 10 कैलोरी का 10% मिलेगा, मतलब कि 1 कैलोरी। तो ये ऊर्जा प्रवाह 10% के सिद्धांत पर होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चैन की। फ्रेंड्स, पारितंत्र में एक जीव दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, जिस कारण से पारितंत्र में एक फूड चैन बन जाती है। ये फूड चैन बिल्कुल सिंपल होती है, जैसे कि पौधे को हिरण ने खाया, हिरण को शेर ने खाया, ये बिल्कुल सिंपल है। शैवाल को मच्छर लार्वा ने खाया और मच्छर लार्वा को ड्रैगन फ्लाई लार्वा ने खाया, और ड्रैगन फ्लाई लार्वा को मछली ने खाया, और फिर मछली को एक पक्षी ने खाया। तो ये एक चैन की तरह चलती है, इसे हम फूड चैन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। बट हमें इस बात की जानकारी है कि एक खाद्य श्रृंखला में आने वाला कोई भी जैविक तत्व दूसरी श्रृंखला का भी भाग हो सकता है। तो इसी कारण से विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर संबंध द्वारा खाद्य जाल निर्मित होता है। मतलब अलग अलग जब ये खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो एक खाद्य जाल यानी कि फूड वेब बनता है। जैसे कि पौधे को खरगोश भी खाता है, बकरी भी खाती है, और खरगोश को बिल्ली खाती है और बिल्ली को शेर खाता है। इसी प्रकार बकरी को सियार खाता है और सियार को शेर खाता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में एक फूड वेब स्थापित हो गया है, मतलब एक जाल सा बिछ गया है। तो इस एग्जाम्पल में खाद्य जाल स्थापित हो चुका है, मतलब एक दूसरे पर यहाँ पर ये लोग निर्भर हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकीय अनुक्रमण यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन की। जैविक समुदाय समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। वह स्थिति जब किसी विशेष पारितंत्र में पाई जाने वाली जैव संपदा का स्थान दूसरा जैविक समुदाय ले लेता है तो उसको हम पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कई बार कोई किसी जगह पर भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण वहाँ पर जो जैविक समुदाय रह रहा होता है वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है, और कुछ समय बाद उस स्थान पर कोई नया जैविक समुदाय रहने आ जाता है। इसी को पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहा जाता है। इसके अलावा कई बार कोई नया स्थान होता है जहाँ पर पहले से कोई भी जैविक संपदा यानी कि कोई भी जीव वगैरह नहीं रह रहा होता है, और जब उस स्थान पर कोई जैविक संपदा रहने आ जाती है या रहने लगती है तब भी हम उसको पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहते हैं। और इसी आधार पर पारिस्थितिकीय अनुक्रमण दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रारंभिक अनुक्रमण। यह अनुक्रमण ऐसे खाली क्षेत्रों में होता है जहां पहले से किसी समुदाय का अस्तित्व नहीं होता।
प्रारंभिक अनुक्रमण ऐसे इलाकों में होता है जहां नए डेल्टा होते हैं या नए द्वीप होते हैं, जहां पर पहले से कोई भी समुदाय नहीं रह रहा होता है। दूसरा है द्वितीयक अनुक्रमण। ऐसे क्षेत्र जहां प्राकृतिक या मानवीय घटनाओं के कारण वहां की मूल वनस्पति आंशिक या पूर्णतः नष्ट हो जाती है और उसके पश्चात कोई नई वनस्पति या कोई नया समुदाय वहां पर रहने लगता है, तो हम उसको द्वितीयक अनुक्रमण मानते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जैव भू रसायन चक्र यानी कि बायो जियो केमिकल प्रोसेस की। फ्रेंड्स, जैव भू रसायन चक्र का मतलब होता है कि पृथ्वी पर जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जब जैविक तत्वों से अजैविक तत्वों में और अजैविक तत्वों से जब जैविक तत्वों में ये पोषक तत्व ट्रांसफ़र होते हैं या परिवर्तित होते हैं, तो हम उसको जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे कि हमें पता है कि मिट्टी में कई सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मिनरल्स इत्यादि होते हैं। और ये जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में, ये पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। और जब कोई भी उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता इन पौधों को खाता है, तो इन पौधों से वो न्यूट्रिएंट्स, वो पोषक तत्व इसमें चले जाते हैं। जब कोई प्राथमिक को खाता है तो वो द्वितीयक उपभोक्ता में ये पोषक तत्व चले जाते हैं। ये प्रोसेस चलता ही रहता है और लास्ट में जब एक अंतिम अवस्था आती है, जब कोई भी जीव या पौधा मर जाता है, तो उसके ऊपर अपघटक लग जाते हैं, वो गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं और अपघटक उन्हें खाने लगते हैं और पूरी तरह मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में मिलाने से ये होता है कि जो पोषक तत्व पौधे में थे, प्राथमिक उपभोक्ता में थे, द्वितीयक उपभोक्ता में थे, जब ये मर गए और मरकर जब ये मिट्टी में मिल जाते हैं, तो इनके पोषक तत्व भी मिट्टी में वापस से मिल जाते हैं। इसी को जैव भू रसायन चक्र कहा जाता है। जैव भू रसायन चक्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है गैसीय चक्र और दूसरा है अवसादी चक्र। गैसीय चक्र में गैसों का भंडारण वायु व समुद्र में होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन इत्यादि गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं और समुद्र में भी पाई जाती हैं। तो एक चक्र के द्वारा इनका भंडारण किया जाता है समय समय पर, जैसे कि कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र इत्यादि चक्र के द्वारा गैसों का भंडारण वायु व समुद्र में किया जाता है। इसके अलावा अवसादी चक्र में पोषक तत्वों का जो भंडारण होता है वो पृथ्वी की सतह में होता है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन और इत्यादि जो मिनरल्स होते हैं, उनका भंडारण किया जाता है मिट्टी में, पृथ्वी की सतह पर। तो अब हम बात करते हैं पारितंत्रीय पिरामिड की। फ्रेंड्स, पारितंत्रीय पिरामिड एक ऐसा पिरामिड होता है जो उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच संबंधों को दर्शाता है। मतलब ये कि पारितंत्रीय पिरामिड जीवों के मध्य संबंधों को दर्शाता है। जैसे कि जीवों की संख्या कितनी है किसी पारितंत्र में, ये दर्शाता है पिरामिड। इसके अलावा पारितंत्रीय पिरामिड जीवों के वेट को भी दर्शाता है कि किसी पारितंत्र में उत्पादकों का भार कितना है या वेट कितना है, उपभोक्ताओं का कितना वेट है, ये भी दर्शाता है। इसके साथ ही पारितंत्रीय पिरामिड ये भी दर्शाता है कि अलग अलग जीवों के बीच ऊर्जा का प्रवाह यानी कि एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स, इसी आधार पर पारितंत्रीय पिरामिड के 3 प्रकार होते हैं: संख्या पिरामिड, जीव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। पहला है संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड को जीवों की संख्या के आधार पर बनाया जाता है। फ्रेंड्स, पारितंत्रीय पिरामिड कोई सा भी हो, उसमें सबसे निचले स्तर पर उत्पादकों को रखा जाता है। संख्या पिरामिड 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सीधा संख्या पिरामिड और दूसरा है उल्टा संख्या पिरामिड। फ्रेंड्स, सीधा संख्या पिरामिड हमें घास के मैदानों और तालाबों में देखने को मिलता है, क्योंकि घास के मैदानों और तालाबों में उत्पादकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उत्पादक का यहाँ पर मतलब है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, शैवाल, जो सूरज की रोशनी में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अगर हम घास के मैदान में देखें तो उत्पादकों की संख्या बहुत अधिक होती है, घास की संख्या अधिक होती है, साथ में ही पेड़ पौधे होते हैं। तो इस आधार पर उत्पादक की संख्या बहुत बढ़ जाती है और उस घास के मैदान में उपभोक्ताओं की संख्या उत्पादक की तुलना में कम होती है। जाहिर सी बात है, जो जानवर वगैरह होते हैं घास के मैदानों में, उनकी संख्या घास से तो बहुत कम ही होती है। इसके बाद उपभोक्ताओं से भी कम संख्या
अपघटकों की होती है, जैसे कि चील, कौवे। तो घास के मैदानों में इनकी संख्या बहुत कम होती है। इसके अलावा जो जीवाणु होते हैं वो भी अपघटक में आते हैं। और इस प्रकार घास के मैदानों में कुछ इस प्रकार का पिरामिड बनता है जिसे सीधा संख्या पिरामिड कहा जाता है। और ये साफ साफ प्रत्येक वर्ग की संख्या को दर्शा रहा है। ये दर्शा रहा है कि उत्पादकों की संख्या अधिक है, उपभोक्ताओं की संख्या उत्पादकों की तुलना में कम है, और अपघटकों की संख्या उन सबसे कम है। तालाब में भी यही होता है। जो छोटे पौधे होते हैं, जो शैवाल होते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है, काउंटिंग में वो अधिक होते हैं। तो उसके बाद छोटी मछलियों की संख्या कम होती है और बड़ी मछलियों की संख्या सबसे कम होती है। अगर हम बात करें उल्टा संख्या पिरामिड की, तो ये पेड़ वगैरह में पाया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, एक पेड़ होता है और एक ही पेड़ पर कई सारे पक्षी रह रहे होते हैं, और उन पक्षियों से भी ज़्यादा कई सारे अपघटक पेड़ों पर रह रहे होते हैं। छोटे छोटे कीड़े वगैरह पेड़ों पर रह रहे होते हैं, जैसा कि आप इमेज में भी फ्रेंड्स देख सकते हैं। तो पेड़ पर उल्टा संख्या पिरामिड बनता है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं जीव भार यानी कि बायोमास पिरामिड की। जीव भार पिरामिड भार को दर्शाता है कि किसी वर्ग में किसी उत्पादक या उपभोक्ता का कितना वेट है। तो ये वेट के आधार पर ये पिरामिड बनता है। इसके भी दो प्रकार हैं, एक सीधा और एक उल्टा। अगर हम स्थल भाग यानी कि ज़मीन पर देखें तो हमें पता चलता है कि ज़मीन पर पेड़ पौधे, घास, इसके अलावा जितनी भी अनाज की खेती होती है ज़मीन पर, वो सभी अगर हम उन सभी को मिला देते हैं तो उनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़मीन पर उत्पादकों का जो वज़न है, अगर हम वज़न की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो उनका वज़न उत्पादकों की तुलना में कम होता है। इसके अलावा जो द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, उनका वज़न इनसे बहुत कम होता है, जैसे कि सांप वगैरह। तो इनका जो वज़न है वो बहुत कम होता है। इसके बाद जो अपघटक के रूप में आते हैं, जैसे कि चील और जो जीवाणु वगैरह होते हैं, तो उनका वज़न सबसे कम होता है। तो फ्रेंड्स स्थल भाग पर सीधा जीव भार पिरामिड बनाया जाता है कुछ ऐसा। दूसरी ओर अगर हम तालाब में देखें तो वहाँ पर हमें उल्टा जीव भार पिरामिड देखने को मिलता है। जैसे कि तालाब में जो छोटे छोटे पौधे और शैवाल वगैरह होते हैं, उनका वज़न बहुत कम होता है। अगर काउंटिंग की बात की जाए तो काउंटिंग में तो ये अधिक होते हैं, बट वज़न में ये बहुत ही कम होते हैं, इनका वज़न कम होता है। इसके बाद प्लैंकटन का वज़न शैवालों से ज़्यादा होता है, और शैवालों से ज़्यादा वज़न होता है जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं। अगर हम उन सभी को मिला देंगे तो उनका वज़न प्लैंकटन से ज़्यादा होगा। और इन मछलियों से भी ज़्यादा वज़न, इन छोटी मछलियों से भी ज़्यादा वज़न इन बड़ी मछलियों का होता है। तो इसी आधार पर यहाँ पर तालाब में उल्टा जीव भार पिरामिड बनता है, क्योंकि इनका वज़न कम होता है और धीरे धीरे ऊपर जाते हुए वज़न बढ़ता जाता है। यहाँ पर ऊपर जाते हुए वज़न घट रहा था। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ऊर्जा पिरामिड की। ऊर्जा पिरामिड ये दर्शाता है कि जीवों में एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से होता है, ऊर्जा का फ्लो किस प्रकार से होता है। फ्रेंड्स जीवों में ऊर्जा का प्रवाह 10% के सिद्धांत पर होता है। मतलब ये कि अगर कोई प्राथमिक उपभोक्ता किसी पौधे को खाता है तो उसे पौधे की कुल एनर्जी का केवल 10% ही मिलेगा, और अगर कोई द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है तो उसे प्राथमिक उपभोक्ता की कुल एनर्जी का केवल 10% ही मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि पौधे के पास 1000 कैलोरी है, मतलब पौधे ने सूर्य की रोशनी में 1000 कैलोरी बनाई और उसके पास 1000 कैलोरी की ऊर्जा है। बट अगर बकरी पौधे को खाएगी तो बकरी को पौधे की कुल एनर्जी का केवल 10% ही मिलेगा। मतलब कि अगर पौधे के पास 1000 कैलोरी है तो बकरी को 100 कैलोरी मिलेंगी। और अगर कोई भेड़िया बकरी को खा लेता है और जिसके पास 1000 कैलोरी है, तो इस भेड़िए को बकरी की कुल एनर्जी का केवल 10% ही मिलेगा, और 10% होता है 100 कैलोरी का 10 कैलोरी, मतलब भेड़ियों को 10 कैलोरी मिलेंगी। और अगर शेर भेड़िए को खा लेता है जिसके पास 10 कैलोरी है, तो शेर को भेड़िए की कुल एनर्जी का केवल 10% ही मिलेगा, और 10 कैलोरी का 10% होता है 1 कैलोरी, मतलब कि शेर को 1 कैलोरी मिलेगी। तो फ्रेंड्स ऊर्जा पिरामिड यही दर्शाता है कि उत्पादकों के पास सबसे अधिक कैलोरी होती है, प्राथमिक उपभोक्ताओं के पास उत्पादकों की तुलना में कम कैलोरी होती है,
और द्वितीयक के पास उससे भी कम होती है और तृतीयक के उपभोक्ता के पास सबसे कम होती है। और अगर हम इससे भी आगे जाएं तो सबसे कम एनर्जी या ऊर्जा अपघटकों को मिलती है। मान लीजिए तृतीयक उपभोक्ता में शेर आता है। अब शेर जब मर जाएगा तो उसे कौन खाएगा? चील, कौवे, कीड़े मकोड़े ही तो खाएंगे। तो लास्ट में अपघटकों को ही सबसे कम कैलोरी मिलती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पारितंत्र के प्रकारों की। पारितंत्र एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें जैविक तत्व अजैविक तत्वों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि जो जीवित प्राणी होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो अजैविक तत्वों जैसे कि नदियाँ, पहाड़, हवा इत्यादि से संबंध स्थापित करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी को पारितंत्र कहा जाता है। फ्रेंड्स, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का पारितंत्र पाया जाता है। पहला है टुंड्रा पारितंत्र। टुंड्रा पारितंत्र ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, जैसे कि अलास्का, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस या रूस का जो साइबेरिया वाला पोर्शन है। तो ऐसे ठंडे स्थानों पर टुंड्रा पारितंत्र पाया जाता है। टुंड्रा पारितंत्र की जो भूमि होती है वो बंजर होती है। इसका कारण ये है कि यहाँ के क्षेत्र ज़्यादातर बर्फ़ से ढके रहते हैं। यहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है, ठंडी जलवायु पाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर पेड़ पौधों के लिए विपरीत दशाएं पाई जाती हैं, जिस कारण से टुंड्रा पारितंत्र में पेड़ पौधों यानी कि वनस्पति का पूरी तरह विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें टुंड्रा पारितंत्र में बहुत ही छोटे छोटे पौधे देखने को मिलते हैं। टुंड्रा पारितंत्र में पेड़ ना के बराबर होते हैं। इसके अलावा टुंड्रा पारितंत्र की जो जैव विविधता होती है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, वो बहुत ही निम्न होती है। टुंड्रा पारितंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आर्कटिक पारितंत्र। आर्कटिक पारितंत्र जो ये नॉर्थ पोल है, जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर पाया जाता है और इसे आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लगभग पूरे साल बर्फ़ जमी रहती है। दूसरा है अंटार्कटिक पारितंत्र। ये साउथ पोल में पाया जाता है और यहाँ पर भी पूरे साल लगभग बर्फ़ जमी रहती है। तीसरा है अल्पाइन पारितंत्र। जब पहाड़ों पर जमी एक लंबे समय से जो बर्फ़ जमी होती है पहाड़ों पर, जब वो पिघलना शुरू होती है, तब पहाड़ों पर कुछ छोटे छोटे पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। इसी को हम अल्पाइन पारितंत्र मानते हैं। तो टुंड्रा पारितंत्र के ये 3 प्रकार होते हैं। अगर हम टुंड्रा पारितंत्र के प्रमुख जानवरों की बात करें तो टुंड्रा पारितंत्र में ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो ठंडे प्रदेशों में आराम से रह सकते हैं, जैसे कि पोलर बियर यानी कि ध्रुवीय भालू, बर्फ उल्लू यानी कि स्नोई आउल और आर्कटिक लोमड़ी यानी कि आर्कटिक फॉक्स इत्यादि कुछ जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं घास पारितंत्र की। ये वृक्षहीन क्षेत्र होते हैं, मतलब यहाँ पेड़ ना के बराबर पाए जाते हैं। यहाँ विस्तृत घास प्रजातियाँ पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, आपने कई सारे घास के मैदानों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी, ये भी एक घास का मैदान है। दक्षिण पश्चिम रूस में स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में पम्पास। ये घास के मैदान के नाम हैं। तो फ्रेंड्स, घास के मैदानों में घास पारितंत्र पाया जाता है। इसके साथ ही अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 8 प्रकार के घास पारितंत्र पाए जाते हैं। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वृक्ष नहीं होते। इसका कारण ये है कि यहाँ पर पर्याप्त बारिश नहीं होती है। बट हाँ, इतनी बारिश हो जाती है कि घास उग सकती है, बट इतनी बारिश नहीं हो पाती कि पेड़ उग सकें। पृथ्वी की कुल सतह का 20% भाग घास पारितंत्र का है। अगर हम घास पारितंत्र के प्रमुख जानवरों की बात करें तो इसमें ज़ेब्रा, गधे, बकरियां, हिरण, शेर इत्यादि आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मरुस्थलीय पारितंत्र की। अभी तक हमने टुंड्रा पारितंत्र की बात कर ली कि ठंडे प्रदेशों का अलग पारितंत्र होता है, वहाँ के जैविक और अजैविक तत्वों के साथ अलग संबंध होता है, इसलिए वहाँ का पारितंत्र अलग, घास का पारितंत्र अलग। तो इसी आधार पर मरुस्थल का पारितंत्र भी अलग होता है। मरुस्थलीय पारितंत्र। मरुस्थल ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत ही कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं।
इस आधार पर मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक ठंडे मरुस्थल और दूसरा है गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल के बारे में तो हम जानते ही हैं, जैसे कि सहारा मरुस्थल, राजस्थान का थार मरुस्थल। बट ठंडे मरुस्थल भी होते हैं, जैसे कि लद्दाख। लद्दाख एक ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। इन दोनों ही मरुस्थलों में कुछ बातें कॉमन होती हैं, जैसे कि इन दोनों ही मरुस्थल में बारिश बहुत ही कम होती है, दोनों ही जगह बहुत ही शुष्क होती हैं और यहाँ पर पेड़ पौधे ना के बराबर पाए जाते हैं। अगर हम गर्म मरुस्थल के पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ पर कांटेदार पौधे पाए जाते हैं, जैसे कि नागफनी, बबूल, यूफोर्बिया इत्यादि। यहाँ गर्म मरुस्थलों में कांटेदार पौधे इसलिए पाए जाते हैं ताकि वो कम से कम पानी को वाष्पीकृत कर सकें। जैसे कि पत्तियां होती हैं, तो जो नुकीली पत्तियां होती हैं उनमें से कम पानी निकलता है, बट जो नॉर्मल पत्तियां होती हैं उनमें से वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी कारण कांटेदार पौधे बहुत ही कम वाष्पीकरण करते हैं, इसीलिए वो गर्म मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठंडे मरुस्थल में भी कई प्रकार के छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। मरुस्थलीय पारितंत्र का जो तापमान होता है, अगर हम ठंडे मरुस्थल की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही कम होता है, और गर्म मरुस्थल की बात करें तो तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है। मरुस्थलीय पारितंत्र के जो प्रमुख जानवर हैं, जैसे कि गर्म मरुस्थल के, वो हैं ऊँट, भेड़िए, रेगिस्तानी लोमड़ी और कई प्रकार के सांप तथा गिरगिट, बिच्छू इत्यादि यहाँ पर जानवर वगैरह पाए जाते हैं। ठंडे मरुस्थलों की बात करें तो कई ठंडे मरुस्थल ऐसे हैं जहाँ पर पोलर बियर पाए जाते हैं। बट लद्दाख वगैरह की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भूरा भालू, हिम तेंदुआ और जंगली याक जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वन पारितंत्र की। जब एक बड़े भूभाग पर एक बड़ी संख्या में पेड़ पौधे होते हैं तो हम उस क्षेत्र को वन या फॉरेस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वन पारितंत्र में एक बड़ी संख्या में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ फूल देने वाली प्रजातियाँ व फूल ना देने वाली प्रजातियाँ, स्तनपायी सरीसृप, जल थलचारी मछलियाँ व अन्य कई सूक्ष्म प्राणी पाए जाते हैं। वन पारितंत्र 3 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसी आधार पर वन पारितंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शंकुधारी वन, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय वन पारितंत्र। ये ना तो बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्र होते हैं, ना ही ये क्षेत्र गर्म होते हैं। जैसे कि कई यूरोपीय कंट्रियां इस लाइन में आती हैं और यहीं पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल में भी और साउथ पोल में भी यहाँ पर। और जो तीसरा है वो है उष्ण कटिबंधीय वन पारितंत्रीय क्षेत्र। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। इसके आसपास जितने भी क्षेत्र होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं। ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। वन पारितंत्रीय क्षेत्र में समय समय पर वर्षा होती रहती है और एक पर्याप्त वर्षा होती है, जिस कारण से यहाँ पर व्यापक जैव विविधता यानी कि कई प्रकार के जानवर या यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो प्रमुख पेड़ हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: महोगनी, रोजवुड, सागवान, शीशम, साल, वालनट, चेस्टनट, जैतून इत्यादि वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ ही हाथी, गेंडा, शेर, लोमड़ी, मिंक इत्यादि यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जलीय पारितंत्र की। नदियाँ, झीलें, तालाब, समुद्र इसी पारितंत्र का भाग हैं। इसी आधार पर हम इनके अलग अलग पारितंत्र को भी समझेंगे। तालाब पारितंत्र जलीय पारितंत्र का ही एक भाग है। तालाब पारितंत्र एक अस्थायी व स्थायी पारितंत्र होता है। कई बार आपने देखा होगा कोई एक बड़ा सा गड्ढा जहाँ पर बारिश के कारण पानी भर जाता है तो वो तालाब बन जाता है, बट जब बारिश नहीं होती है लंबे समय तक तो वो सूख जाता है और फिर वो तालाब खत्म हो जाता है। तो ये अस्थायी होता है। कई बार तालाब स्थायी होते हैं कि लंबे समय तक तालाब बना रहता है। तो तालाब के पारितंत्र में कई प्रकार की मछलियाँ, मेंढक, घोंगे और केंचुए इत्यादि पाए जाते हैं। इसके साथ ही कई छोटे छोटे पौधे भी तालाब में पाए जाते हैं। झील पारितंत्र तालाब का विस्तृत रूप है, वह एक स्थायी पारितंत्र है।
जैसे कि तालाब अस्थायी था बट झील एक स्थायी पारितंत्र है। इसमें भी कई मछलियाँ, मेंढक, केंचुए वगैरह पाए जाते हैं। कई छोटे छोटे पौधे जैसे कि शैवाल इत्यादि पाए जाते हैं। एस्चुएरी पारितंत्र यानी कि ज्वार नदमुख पारितंत्र। फ्रेंड्स, जब नदियाँ समुद्र में गिरती हैं तब भी एक पारितंत्र बनता है जिसे एस्चुएरी पारितंत्र कहा जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पश्चिमी घाट पर ये पारितंत्र बनता है। नदियों का पानी जब तेजी से समुद्र में गिरता है तो एक गहराई से एक तालाब सा बन जाता है उस एरिया में, जहाँ पर समुद्र का पानी और नदियों का पानी मिलता है, जिसके कारण वहाँ पर एक पारितंत्र का निर्माण होता है जिसे हम एस्चुएरी पारितंत्र कहते हैं। नदी पारितंत्र भी जलीय पारितंत्र का एक हिस्सा है। नदी पारितंत्र का जो जल होता है वो पूरे वर्ष बहता रहता है और इसमें कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही अत्यधिक बारिश होने के कारण नदी पारितंत्र में कई बार बाढ़ भी आ जाती है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जलीय पारितंत्र के जितने भी पारितंत्र पढ़े हैं, जैसे कि झील पारितंत्र, तालाब पारितंत्र, एस्चुएरी पारितंत्र, नदी पारितंत्र, इन सभी का जल स्वच्छ होता है। बट समुद्री पारितंत्र का जो जल होता है वो खारा जल होता है। इसका जल पीने लायक नहीं होता है। समुद्र पारितंत्र के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये समुद्री पारितंत्र के एग्जाम्पल हैं। इनमें कई प्रकार के समुद्री पौधे पाए जाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पारितंत्रों के महत्व की तथा पारितंत्रों के संभावित खतरे की। फ्रेंड्स, पारितंत्र का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। पारितंत्र जीवन का आधार होते हैं और दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। पारितंत्र में ही एक जीव अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है। पारितंत्र के बिना मानव सभ्यता का जो अस्तित्व है वो असंभव है। तो फ्रेंड्स, इससे हमें पारितंत्र के महत्व को समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। लेकिन मानव ने अत्यधिक लाभ पाने के लिए इन पारितंत्रों का ह्रास किया है, इनका बहुत ही नुकसान किया है। प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का अत्यधिक दोहन किया है और आज भी जारी है। आज भी हम प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी है। अनेकों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। कृषि का विस्तार होने के कारण कई सारे पेड़ों को काटा जा रहा है। घास भूमियों को कृषि भूमियों में बदला जा रहा है, जिसके कारण मरुस्थलीय भूमि का विस्तार हो रहा है। बांध बनाने के कारण जलीय पारितंत्र को प्रभावित किया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड व बाढ़ जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। इन सभी का कारण एकमात्र यही है कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, उनका ह्रास हो रहा है। पेड़ पौधों को लगातार काटा जा रहा है, इससे ये समस्याएं लगातार बढ़ते ही जा रही हैं। अगर हम एक रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 2000 वर्षों में पशुओं की 600 से भी अधिक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और पेड़ पौधों की लगभग 3000 से भी अधिक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये लगातार पारितंत्रों का ह्रास होता जा रहा है, ये मानव प्रजाति के साथ ही साथ जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। तो हम सभी को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम दोहन हो और हमारे छोटे छोटे प्रयास भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।